हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे 2016 मिस्ट्री एडवेंचर थ्रिलर लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में। कहानी स्टार्ट होती है एक टीनेजर लड़का एंडी के साथ। बेचारा एक लूजर है। वो खुद को लूजर मानता है। आज तक जो भी करने की कोशिश की है उसने एक में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसे स्विमिंग आती है तो वो अपने स्कूल के स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है। अगर इसमें जीत जाए तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ में अपने ड्रीम गर्ल क्लेयर को डेट पे ले जाने की हिम्मत भी। लेकिन किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती। वो हार जाता है, वो भी किससे? क्लेयर के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड रियान से। बेचारा का तो दिल ही टूट गया। फिर भी अपने टूटे हुए दिल को किसी तरह जोड़कर वो पहुंचता है एक स्टोर में, जहां उसके लिए उसके फ्रेंड्स वेट कर रहे थे। इनमें क्लेयर और रियान भी थे। आज रात वो लोग पार्टी में जाने वाले हैं एक साथ, मगर उसके लिए एंडी को ड्रिंक्स लाना होगा, जो वो इसी स्टोर से चोरी करता है। और क्या, गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स उससे ड्रिंक्स छीनकर उसे छोड़कर भाग जाते हैं। क्लेयर प्रोटेस्ट तो करती है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। एज द रिजल्ट एंडी बहुत बुरी तरीके से फंसता है। इस वीक में उसने थर्ड टाइम ऐसा किया था। वो तो शुक्र है स्टोर वालों ने उसे पुलिस में नहीं दिया, क्योंकि उसकी माँ वहाँ जॉब करती है, लेकिन उनकी नौकरी चली गई। एंडी का पिता जिम बहुत नाराज हो गए और उसने डिसाइड किया एंडी को कुछ दिनों के लिए शहर से दूर भेज देंगे, किसी अंकल ट्रेंट के पास, जो एक आइलैंड में रहते हैं। अभी अंकल ट्रेंट कौन है उसे कोई आइडिया नहीं, इससे पहले कभी नाम भी नहीं सुना। तो उनके साथ रहने से अच्छा है वो घर से ही भाग जाए। इसी प्लान के साथ एंडी रात के अंधेरे में अपना सामान पैक करने लगता है। तभी उसे अपने पापा की एक पॉकेट वॉच दिखती है। इसके अंदर एक रिडल लिखा था जो एंडी को इंटरेस्टिंग लगता है। वो उस वॉच को अपने पास रख लेता है, लेकिन फाइनली भाग नहीं पाता। उसका भाई मार्क उसे देख लेता है और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता है। एंडी को अंकल ट्रेंट के पास जाना ही पड़ता है। ऊपर से ये लोग मार्क को भी उसके साथ भेज देते हैं। धीरे धीरे एंडी ट्रेंट को जानने लगता है और साथ में अपने परिवार को भी। उसे पता चलता है ये ट्रेंट जिस आइलैंड में रहता है, वॉल्टन्स आइलैंड, वो कभी उनके परिवार का हुआ करता था। उनके दादू मिस्टर रिचर्ड वॉल्टन एक बहुत इंटेलिजेंट और रीच आदमी थे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय वो जंग में कोड डिकोडर का काम करते थे और रिटायरमेंट के बाद ट्रेजर हंट उनकी हॉबी बन चुकी थी। माना जाता है उन्हें खजाने का खोज मिला था, कभी खत्म ना होने वाला खजाना, जिसके जरिए वो खुद रीच हो गए और इस आइलैंड का मालिक भी। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। रिचर्ड अपने 2 बेटे जिम और ट्रेंट के साथ इसी आइलैंड में खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मगर हाँ, हर साल बर्थडे गिफ्ट को पाने के लिए इन दोनों को एक काइंड ऑफ ट्रेजर हंट पे जाना पड़ता था। रिचर्ड उनके लिए रिडल्स छोड़ते थे, जिसे डिकोड करने के बाद ही ट्रेंट और जिम अपने गिफ्ट तक पहुंच पाते थे। लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गए। सिर्फ उनका शिप मिला और उनके जाने के साथ साथ उनके परिवार की बर्बादी शुरू हो गई, क्योंकि रिचर्ड के अलावा किसी को पता ही नहीं था उनके पैसे आते कहां से थे, क्या था उनका हिडन ट्रेजर। ट्रेंट और जिम को सिर्फ इतना पता था कि वो ट्रेजर यहीं इसी आइलैंड में कहीं छुपा है, मगर कहां वो कभी किसी को पता नहीं चल पाया। धीरे धीरे वॉल्टन फैमिली से सब कुछ छीन गया, इवन उनका घर भी। किसी जॉन ब्रोमन ने कब्जा कर लिया इस आइलैंड पर। अभी बस 2 महीना ही बाकी है लीगल प्रोसीड्यूर कंप्लीट होने में। उसके बाद ये आइलैंड वॉल्टन फैमिली का नहीं रहेगा, ब्रोमन कंपनी का हो जाएगा। सब कुछ सुनकर एंडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उनकी फैमिली कभी इतनी रिच थी। उसने तो जन्म से सिर्फ गरीबी देखा है, और इधर ट्रेंट की हालत तो जिम से भी खराब है। तो ट्रेंट को कन्फ्रंट करता है वो। अगर उसे पता है वो खजाना इसी आइलैंड पर है तो उसने ढूंढा क्यों नहीं? जवाब में ट्रेंट कहता है उसने बहुत ढूंढा, मगर उसे कभी कुछ मिला नहीं। तो मे बी वो सब सिर्फ स्टोरीज ही हो, जस्ट लाइक फेयरी टेल। उनके जवाब से एंडी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वॉक पर निकल जाता है। शाम ढल चुकी थी। भागते भागते वो जंगल के पास जा पहुंचता है। इस आइलैंड में आधे हिस्से में ये फॉरेस्ट है, दी वेस्ट फॉरेस्ट। एंडी उस जंगल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो एक आदमी उसे पकड़ लेता है। गन पॉइंट पर उसे डराता है। अगर फिर कभी उसने यहाँ पर आया तो जिंदा बच नहीं सकता। उस आदमी को लग रहा था एंडी यहाँ अपने दादू के खजाने की खोज में आया है। वो उसके हाथ बांध के फेस को कवर करके ट्रेंट के घर के बाहर छोड़ देता है और एंडी को यकीन हो जाता है वो स्टोरीज रियल थे। उनका खजाना अभी भी इसी आइलैंड पर है, जिसे ये आदमी भी ढूंढ रहा है। उसे जिम के उस पॉकेट वॉच के बारे में याद आता है, जिस पर एक लंबा सा रिडल लिखा था, लेकिन उसे समझने के लिए उसे इस आइलैंड को करीब से जानना होगा। तो नेक्स्ट डे वो निकल पड़ता है एक्सप्लोर करने। तभी एक दुकान पर उसे क्लेयर मिलती है, उसकी ड्रीम गर्ल। पता चलता है जॉन, मतलब जो आदमी 2 महीने बाद इस आइलैंड को टेक ओवर करने वाला है, क्लेयर उसी की बेटी है।
हर साल समर वेकेशन में वो यहाँ पर आती है, तो उसे इस जगह के बारे में काफी कुछ पता है। वो ही एंडी और मार्क को वेस्ट फॉरेस्ट के हॉन्टेड होने के बारे में इन्फॉर्म करती है। पता चलता है यहाँ पर आज तक 9 लोग गायब हो चुके हैं। जो भी जाता है इस जंगल के अंदर वो गायब हो जाता है। क्लेयर उन्हें वार्न करके निकल जाती है और मार्क डायरेक्टली घुस जाता है जंगल के अंदर। उसे भूत जो देखना था, तो उसके पीछे पीछे एंडी को भी जाना पड़ता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। ये एक ट्रैप था जिसके अंदर कुछ इंसानी हड्डियां भी पड़ी थी। लगता है उन 9 लोगों में से एटलीस्ट 2 की मौत तो यहीं पर फंस कर हुई थी। मार्क जल्दी से ट्रेंट को बुला लाता है और वो एंडी को बचा लेते हैं, मगर वो इन दोनों से बहुत नाराज थे। उसने बार बार मना किया था इस जंगल में आने से। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी की मुलाकात होती है जॉन ब्रोमैन से। वो एंडी को अपने घर इनवाइट करता है। एंडी को भी पता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, उसका जरूर कुछ इंटरेस्ट रहेगा। ट्रेंट भी उसे वार्न करता है ये जॉन काफी शातिर है, उससे बच के रहना। फिर भी एंडी जाती है जॉन से मिलने, उसके घर जो कभी रिचर्ड वॉल्टन का हुआ करता था। रिचर्ड ने खुद उस घर को डिजाइन किया था, तो हो सकता है एंडी को वहाँ कुछ क्लू मिल जाए। एटलीस्ट कोई ना कोई आइडिया तो जरूर मिलेगा। बिसाइड्स वहाँ क्लियर भी तो है। जॉन का इरादा तो उसके बातों से ही क्लियरली पता चल रहा था। वो एंडी को वॉल्टन्स फॉर्चून के बारे में ललचाता है। कहता है उसके दादू के पास एटलीस्ट $20 मिलियन का गोल्ड था जिसका नेचुरल एयर एंडी है। अगर उसे मिले तो उसे ढूंढना चाहिए। एंडी उसके सामने तो बिल्कुल केयरलेस सा फेस बनाता है, ऐसे उसे कुछ परवाह ही नहीं, मगर उसकी आंखें चारों तरफ क्लूज ढूंढ रहे थे। जॉन बहुत जल्द इस घर को तोड़ने वाला है, उससे पहले ही उसे कुछ करना होगा। क्लेयर उसे घर दिखाने ले जाती है जहां एंडी को वर्ल्ड वॉर 2 के समय का एक डिकोडर मिलता है। ये वॉल्टन का है और इसका डिजाइन भी उसी का बनाया हुआ है। इसे बस एक चाबी से ही ओपन किया जा सकता है जो जॉन के पास है। क्लियर बातों बातों में एंडी को बताती है कि ये घर कुछ साल पहले भी ट्रेंट के पास ही था, लेकिन उसने एक कार्ड गेम में जॉन से हार गया और ये घर जॉन का हो गया। एंडी को बहुत गुस्सा आता है। ट्रेंट ऐसा कैसे कर सकता है? वो घर लौटने लगता है और देखता है कुछ लोग जंगल के अंधेरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। एंडी श्योर है ये लोग या तो किसी चीज को छुपा रहे हैं या फिर किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो ट्रेंट से बात करने की कोशिश करता है इस बारे में। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि ट्रेंट के पास भी एक पॉकेट वॉच है और उसके अंदर भी एक रिडल लिखा है। ये जरूर क्लूज है, इनका कुछ तो मीनिंग होगा। मगर ट्रेंट बिल्कुल होपलेस था। वो एंडी को भी इस चक्कर में पड़ने से मना करता है क्योंकि ये मिस्टर अनसॉल्वेबल है। एंडी इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। वो मार्क से डिस्कस करता है इन रिडल्स को। मार्क काफी इंटेलिजेंट बच्चा है। वो झट से कुछ पॉइंट समझ लेता है, जैसे जिम वाले वॉच में लिखा था बिगिनिंग्स आर एंडिंग्स एंड एंडिंग्स आर बिगिनिंग्स। ये मिडनाइट की तरफ इशारा कर रहे थे। और ट्रेंट वाले वॉच में लिखा था किसी कांस्टेंट सनसेट गाइड के बारे में। अब सनसेट के बाद आसमान में एक ही चीज कांस्टेंट रहती है, नॉर्थ स्टार। तो उन्हें आगे का रास्ता जरूर वो ही दिखाएगा। इसी होप के साथ मार्क और एंडी पूरी एक रात बीच पर बिताते हैं, लेकिन कुछ भी क्लू नहीं मिलता। उल्टा ट्रेंट उनके साइकिल्स छीन लेता है। इतनी नेगेटिविटी के बीच बस एक ही चीज एंडी के फेवर में जा रही थी, क्लेयर के साथ उसका रिश्ता। वो दोनों एक साथ बीच पर घूमने जाते हैं जहाँ एंडी को पता चलता है क्लेयर भी उसे पसंद करती है। एंडी उसे एक चेन गिफ्ट करता है तो वो भी उसे अपनी चेन गिफ्ट करती है जिसका लॉकेट एक चाबी थी, उसके पिता ने उसे दिया था। एंडी लेना नहीं चाहता था उसे, तो मार्क रख लेता है अपने पास। उन्हें कुछ प्राइवेट टाइम देते हुए मार्क जाता है आसपास घूमने, जब उसे एक लाइट हाउस दिखता है। इसे भी उसके दादू ने ही बनाए थे और इस लाइट हाउस का नाम है पोलरिस। मार्क के दिमाग की बत्ती जल उठती है। पोलरिस तो नॉर्थ स्टार को भी कहा जाता है, द कांस्टेंट सनसेट गाइड। मतलब रिचर्ड ने अपने रिडल में इसे ही मीन किया था, एक्चुअल स्टार को नहीं। मार्क जल्दी से एंडी को इन्फॉर्म करता है और सभी मिलकर उस लाइट हाउस के अंदर जाते हैं। वहां एक कमरे में उन्हें एक क्लॉक दिखता है। एंडी को आइडिया था उनका नेक्स्ट क्लू यहीं से मिलेगा क्योंकि उन रिडल्स में बार बार गिफ्ट ऑफ टाइम का मेंशन है। तो वो इस घड़ी में 12 o'clock सेट करता है और उन्हें एक पर्ची मिलती है जिस पर कुछ रैंडम लेटर्स लिखे थे, लेकिन असल में ये कोड था। जब मार्क दोनों रिडल्स को मिलाकर देखता है तो उसे एक मैसेज मिलता है। रिचर्ड ने उन्हें कोड डिकोडर को यूज करने के लिए कहा है जो जॉन के घर में है। इस पॉइंट पर क्लियर उनकी हेल्प करती है। वो अपने डैड के ऑफिस से चाबी चुराकर उन्हें देती है जिससे एंडी उस डिकोडर को ओपन कर सके। बाकी का काम एंडी और मार्क मिलकर करते हैं। उन लेटर्स को इस डिकोडर में टाइप करने लगते हैं। उधर क्लियर अपने डैड के ऑफिस में कुछ गुंडे जैसे लोगों को देखती है। वो लोग किसी ग्रेव मैटर को डिस्कस कर रहे थे जो इसी आइलैंड को लेकर था।
ध्यान से सुनने पर क्लेयर को पता चलता है उसके पिता भी सालों से इस फॉर्चून को ढूंढ रहे हैं इन लोगों के जरिए। इसीलिए वो लोग वेस्ट फॉरेस्ट के नाम पे रूमर्स फैलाए हैं जिससे कोई वहां एंटर ना करे। उन 9 लोगों को असल में इन्हीं लोगों ने खून किया था जॉन के कहने पर। बहुत समय बीत चुका है, कुछ नहीं मिला तो इन्हें अभी अपना पैसा चाहिए। वो लोग क्विट कर रहे हैं। वो लोग जॉन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन उल्टा उनमें से एक को शूट कर देता है और दूसरे को इस लाश को साफ करने के लिए कहता है। अपने पिता के इस डार्क साइड के बारे में जानकर क्लियर बहुत ज्यादा डर जाती है और उधर उस कोड को कंप्लीट करने के साथ साथ एंडी को एक प्रॉपर मैसेज मिलता है और दीवार से मिरर हटकर एक सीक्रेट पैसेजवे खुल जाता है जिसके आवाज से सभी अलर्ट हो जाते हैं, जॉन भी। वो इसी कमरे की तरफ आने लगता है। एंडी और मार्क जल्दी से उस पैसेजवे में छुप जाता है, मगर जॉन भी कोई उल्लू नहीं था। वो इतने सालों से रिचर्ड के बारे में रिसर्च कर रहा है। उसे इतना तो पता है इस घर में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और रिचर्ड ने जरूर अपने फैमिली के लिए कोई ना कोई क्लू छोड़ा होगा। तो वो इस डिकोडर को ओपन देख समझ जाता है एंडी आया था यहाँ पर और उसके बेटी ने ही जरूर उसकी मदद की होगी। मगर एग्जैक्टली क्या हुआ, एंडी कहाँ गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। इधर एंडी और मार्क इस अंधेरे रास्ते से चलने लगे थे। उन्हें एक टेबल पर एक बॉक्स जैसी चीज और एक चाबी मिलती है जिसे लेकर वो बाहर आ जाते हैं। मैसेज को पढ़ने लगते हैं। इस मैसेज पर लिखा था उनके फॉर्चून से वो लोग सिर्फ एक स्टेप दूर है। फाइनल आंसर उन्हें वेस्ट फॉरेस्ट रोजेस के नीचे मिलेगा। पिछले बार के एक्सपीरियंस से एंडी को लेसन मिल चुका था। वो इस बार पूरे तैयारी के साथ जाना चाहता है, वॉकी टॉकी और लैंप्स के साथ। वो घर लौटता है, सारे सामान पैक करता है और देखता है ट्रेंट ड्रिंक कर रहा है। उसे लगा वो इस बार भी नाराज होंगे, पर सरप्राइजिंगली इस बार का माहौल कुछ अलग था। ट्रेंट कहता है एंडी बिल्कुल उसकी तरह है, एडवेंचरस। उसने भी कभी पागलों की तरह कोशिश की थी, फिर कुछ हासिल नहीं कर पाया। एंडी भी शायद फालतू में ही टाइम वेस्ट कर रहा है। जब सवाल ही गलत हो तो जवाब कैसे सही मिल सकता है। बातों बातों में एंडी को पता चलता है कि ट्रेंट असल में एक स्विमिंग चैंपियन है। उसका एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, मगर लाइफ में वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि सब कुछ खो दिया उसने। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग बात जो एंडी को पता चली वो ये है कि ये ट्रेंट असल में उसका पिता है। उसने हर एक बॉटल में एंडी के लिए एक लेटर छोड़ा है। एंडी ऑलरेडी अपने लाइफ को लेकर काफी मेस्ड अप था, परेशान था वो। ऊपर से इस रिविलेशन के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो वो घर से भागता है, मार्क को पीछे छोड़कर और ट्रेंट को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही। लेकिन जाने से पहले वो अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहता था, इसीलिए वो जाता है जंगल के अंदर। डर भी लग रहा था उसे। इस जंगल में से बहुत अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई बहुत दर्द में चिल्ला रहा हो, जैसे कोई आत्मा, अतृप्त आत्मा भटक रही हो। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे कुछ ऐसे ट्रीज दिखते हैं जिस पर कॉम्पस रोज का स्केच बना था। इस तरह की कॉम्पस डिजाइन मैप्स में पाया जाता है। मतलब रिचर्ड ने इन रोजेस के बारे में बताया था, एक्चुअल गुलाब के बारे में नहीं। इस पेड़ के पास आते ही एंडी के पास जो बॉक्स था उससे सिग्नल मिलने लगता है बहुत स्ट्रांगली। तो एंडी उसके स्विच को दबा देता है और साथ ही साथ जमीन से एक फॉल्स डोर हटकर एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। एंडी सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है तो अपने सामने उसे एक बहुत ही बड़ा लॉक्ड डोर दिखता है जिसमें 2 की होल्स थे। लेकिन एंडी के पास तो एक ही चाबी है। वो भगवान का नाम लेता है और इस चाबी को पुश करता है। चाबी टर्न तो लेती है, मगर उसे दूसरे चाबी की भी जरूरत थी एट द सेम टाइम। उसके बिना बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है और एंडी इस अंडरग्राउंड बंकर में कैद हो जाता है। उसने वो स्विच वाला बॉक्स बाहर ही छोड़ दिया था। अब उसे मार्क की याद आती है। वो अपने वॉकी टॉकी से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली मार्क रिस्पॉन्स भी करता है। वो भी काफी स्मार्ट है, तो उस मैसेज को ट्रैक करते हुए वो भी इन पेड़ के पास पहुंच चुका था। एंडी उसे उस स्विच को दबाने के लिए कहता है जिससे ये दरवाजा खुल जाए और वो एंडी को बचा पाए। मार्क जब अंदर आता है तो उसे उस दूसरे की होल को देखकर क्लियर वाली चाबी याद आती है। तो इस बार एंडी और मार्क दोनों एक साथ 2 कीज पुश करते हैं और ये दरवाजा खुल जाता है। अंदर अंधेरे में से अचानक किसी की चीख सुनाई देने लगती है उन्हें, जिससे इन दोनों की रूह कांप उठती है। मगर ध्यान से देखने पर वो समझ पाते ही ये ऑर्गन पाइप्स का कमाल है, इंट्रूडर्स को डराने के लिए। रिचर्ड इस जगह से सबको दूर रखना चाहते थे क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपना ट्रेजर छुपाया था, एक ऐसा खजाना जो कभी खत्म नहीं होगा। पता चलता है ये जगह असल में एक गोल्ड माइन है जिसकी खोज सिर्फ रिचर्ड को मिली थी। ये प्योर गोल्ड है जिसका सर्टिफिकेट भी यहीं पर मौजूद थे और इन सर्टिफिकेट्स पर किसका साइन था? जॉन ब्रोमन का। इसीलिए उसे इस हिडन ट्रेजर के बारे में पता था। उसने ये सब कुछ प्रोसेस जो किया था।
एंडी को धीरे धीरे पूरी बात समझ आ जाती है। वो लोग चारों तरफ घूम फिर कर देखने लगते हैं। पता चलता है इस रास्ते का और एक एग्जिट भी है, लेकिन वो ना होने के बराबर, क्योंकि वहां से जाने के लिए समुद्र में कूदना होगा। यहाँ पर करंट इतना ज्यादा है, कोई जिंदा निकल नहीं पाएगा इस रास्ते से। रिचर्ड ने इसे कुछ इस तरीके से ही प्लान किया था कि सिर्फ उसके फैमिली के लोग ही, जिनके शरीर में उनका खून बह रहा है, जो उनकी तरह सोच सकते हैं, वही इस जगह से इस खजाने के साथ सेफली निकल पाएंगे। मार्क को यहाँ एक कॉम्पस भी दिखता है। ये कॉम्पस रोज है जो उनके घर में भी है। एंडी और मार्क दोनों ही बहुत खुश थे, मगर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। उनके सामने आकर हाजिर हो जाता है मिस्टर जॉन ब्रोमन। वो ये पूरा समय एंडी को फॉलो कर रहा था। उसे पता है एंडी को क्लूज मिल चुका है और वो जरूर उस खजाने को ढूंढ निकालेगा जो उसने पिछले 20 सालों में नहीं कर पाया। इस खजाने को पाने के लिए ही तो उसने रिचर्ड का खून किया था। असल में वो अपने अर्ली 20s में रिचर्ड के साथ काम करता था। इन सारे लीगल प्रोसीड्यूर को वो ही संभालता था, इसीलिए उसे पता है इनकी क्वांटिटी कितनी है। मगर रिचर्ड कभी उसे इसका हिस्सा नहीं दिया, जो उसे लगता था वो डिजर्व करता है। तो एक दिन जब रिचर्ड यहाँ आने के लिए निकला, जॉन ने उसका पीछा किया और बीच समुंदर में उसे मारकर उसके लाश को पानी में फेंक दिया। किसी को पता नहीं चला उसके साथ क्या हुआ, मगर उनके साथ साथ उनके सीक्रेट्स भी गायब हो गए। पहले जॉन को लगा जरूर जिम और ट्रेंट को पता होगा, लेकिन जब वो लोग गरीब होने लगे, उनसे एक एक करके सब कुछ छीन गया, इवन ट्रेंट का घर भी, तब उसे यकीन हो गया इन्हें कुछ नहीं पता। असल में ट्रेंट ने ऐसे ही जॉन के साथ कार्ड गेम नहीं खेला था। उस घर के प्रॉपर्टी टैक्सेस बहुत सालों से ड्यू पड़े थे। वैसे ही उसके हाथ से जाने वाला था वो घर, तो ट्रेंट ने एक रिस्क उठाया, जॉन के साथ गेम खेला। अगर वो जीत जाता तो जॉन उसके टैक्सेस भरने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हार गया और वो घर जॉन का हो गया। लेकिन उस घर से क्या होगा? जॉन को तो खजाना चाहिए। उसने घर में बहुत ढूंढा, मगर उसे कुछ नहीं मिला। असल में रिचर्ड ने अपने दोनों बेटे के पास अलग अलग से क्लूज छोड़े थे, कुछ इस तरह से कि अगर वो लोग मिलकर काम करेंगे तभी इस क्लू को क्रैक कर पाएंगे। लेकिन रिचर्ड के मौत के बाद दोनों भाई में डिफरेंसेस आ गए और उन्हें कभी पता ही नहीं चला इन क्लूज के बारे में। अभी इतने सालों बाद उनके बेटों ने मिलकर इन क्लूज को क्रैक किया है, इतने मुश्किल से, और इसका फायदा ये धोखेबाज उठाएगा। रिचर्ड भी शायद ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए ट्रंक को खोलने के साथ साथ इस माइन का दरवाजा बंद हो जाता है। अभी सिर्फ एक कॉम्पस रोज ही इसे खोल सकता है। फोर्स करने पर मार्क उसे वो दे तो देता है, मगर जॉन उसे यूज करना नहीं आता उसे। वो एंडी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब वो राजी नहीं होता तो जॉन मार्क को धक्का देकर नीचे पानी में फेंक देता है। अब तो एंडी को करना ही होगा, लेकिन एंडी उल्टा उसे लेकर पानी में कूद जाता है। उधर ट्रेंट जिम को इन्फॉर्म कर चुका था। सभी बहुत टेंशन में पड़ चुके थे। तभी क्लेयर आती है उनसे मिलने और कहती है एंडी और मार्क जरूर वेस्ट फॉरेस्ट गए होंगे उस हिडन ट्रेजर के खोज में। एंडी ने ट्रेंट की गाड़ी लेकर गया था, तो वो लोग ट्रेंट के बोट से निकल पड़ते हैं। फॉर्चुनेटली कुछ दूर जाने पर मार्क दिख जाता है। जिम उसे किसी तरह खींचकर बोट में उठा लेता है, मगर एंडी पानी के नीचे जा चुका था। उसे जिम संभाल नहीं पाता, तो ट्रेंट चाहता है अपने बेटे को बचाने। 15 साल पहले एक बार उसने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के डर से अपने बच्चे को खोया था, फिर से नहीं। एंड थैंक्स टू देयर स्विमिंग टैलेंट वो दोनों ही सेफली वापस आ जाते हैं। और वो जॉन, वो कहीं गायब हो चुका था। ठीक जैसे सालों पहले उसने रिचर्ड को मारा था, उसे भी सेम मौत मिली। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉल्टन फैमिली के लिए एक नई शुरुआत होती है। वो लोग फिर से रिच बन चुके थे और इस आइलैंड का मालिक भी। अनफॉर्चुनेट थी तो बस क्लियर, उस बेचारी की तो माँ बहुत पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी, तो वो अनाथ हो गई। हाँ, एंडी जरूर उसका साथ देगा, मगर उसमें टाइम है। फिलहाल उसे शहर भेज दिया जाता है और एंडी, मार्क अपने अपने पेरेंट्स के साथ इसी आइलैंड को रेनोवेट करने लग जाते हैं, साथ में अपने रिलेशनशिप को भी। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे तो ये फिल्म काफी पसंद आई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।